मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा 8 में आज हम पढ़ेंगे भूगोल। तो बच्चों, आज का विषय भूगोल यानी ज्योग्राफी, और आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 7वां लोक संख्या यानी जनसंख्या भाग 3 पार्ट 3 की बात करेंगे। यानी बच्चों पॉपुलेशन पार्ट 3 की बात करने वाले हैं। तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। तो आइए बच्चों, आज हम सीखेंगे लोक संख्या यानी जनसंख्या भाग 3। तो यस बच्चों, अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात करें बच्चों, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने अध्ययन किया है बच्चों यस जनसंख्या वृद्धि की हमने बात की है। यस जनसंख्या का वितरण हमने अध्ययन किया है। और अगर हमने बात की तो बच्चों पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या की संरचना, अगर हम आय समूह की बात करें, आय समूह अनुपात की बात करें, यस बच्चों इसका अध्ययन हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर लिया है। यस बच्चों, निवास स्थान, साक्षरता के बारे में, इसके अलावा प्रवासन के बारे में यानी माइग्रेशन के बारे में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में अध्ययन किया हुआ है। तो बच्चों आज इस पार्ट में यानी पार्ट 3 में हम बात करेंगे जिस जनसंख्या एक संसाधन के रूप में यानी जनसंख्या यानी पॉपुलेशन रिसोर्सेज के रूप में हम देखने वाले हैं। और बच्चों हम आज देखेंगे मानव विकास सूचकांक, जिस बच्चों तो इसे हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, इस लोक संख्या यानी जनसंख्या पार्ट 3 की हम बात करेंगे। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जनसंख्या, अगर हम बात करें विश्व की जनसंख्या, यस बच्चों दिन प्रतिदिन लगातार विश्व की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि की अगर हम बात करें तो जनसंख्या वृद्धि, यस बच्चों आप देख सकते हैं पॉइंटर की मदद से कि किस तरह से जनसंख्या वृद्धि, यस दिन प्रतिदिन जनसंख्या वृद्धि आप देखिए बढ़ती चली जा रही है। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ की हम बात कर रहे थे। यस बच्चों, जनसंख्या एक संसाधन के रूप में यानी पॉपुलेशन अ रिसोर्स के रूप में अगर हम बात करें तो यस किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन है, यह हमें ध्यान रखना है। और बच्चों हम बात करें तो लोगों की संख्या की अपेक्षा उनकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। यस हम बात कर रहे हैं गुणवत्ता की, तो हम समझने का प्रयास करेंगे आगे। यस बच्चों, हम जनसंख्या संसाधन के रूप में देख रहे हैं। तो साक्षरता दर, लिंग अनुपात, आय समूह के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा का स्तर इत्यादि बिंदुओं का विचार जनसंख्या को संसाधन मानते समय किया जाता है, राइट। तो जब बच्चों हम जनसंख्या को एक रिसोर्स के रूप में मानते हैं, संसाधन के रूप में मानते हैं, तो कई चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये साक्षरता दर की बात करें, लिंग अनुपात की बात करें, आय समूह के साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा के स्तर की भी बात होती है। जनसंख्या की गुणवत्ता के अनुसार कुशल एवं अकुशल मानव संसाधन की आपूर्ति होती है, यह हमें ध्यान रखना है। और बच्चों इसी संदर्भ में हम देखें, यस तो इसका अर्थ यह है कि जनसंख्या में वृद्धि हुई, पर क्या तुम उसके विकास के बारे में कुछ कह सकते हो? अर्थात यदि वहाँ बढ़ी हुई जनसंख्या को रहने के लिए घर न हो, पीने के लिए पानी न हो, तो उस वृद्धि का क्या तात्पर्य? तो बच्चों यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की तो बात हो रही है, लेकिन विकास की अगर बात करें, जैसे अगर बढ़ी हुई जनसंख्या को रहने के लिए अगर घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो उस वृद्धि से क्या तात्पर्य, ये भी समझने की आवश्यकता है। तो आज बच्चों इसके बारे में विस्तार से देखने वाले हैं। तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं जनसंख्या एक संसाधन, पॉपुलेशन अ रिसोर्स की बात कर रहे हैं। तो विकास को मापने का पैमाना यानी मापने का आधार क्या है? उस शहर में कितने लोगों को पीने का पानी उपलब्ध है अथवा कितने बच्चे विद्यालय जाने लगे हैं। यस बच्चों, अथवा किस शहर के लोग अधिक प्रसन्न हैं। वृद्धि का अर्थ विकास नहीं, फिर विकास की गणना कैसे की जाए?
तो बच्चों अगर हम बात कर रहे हैं जनसमूह की बात कर रहे हैं, जनसंख्या ग्रोथ की बात की, जनसंख्या विकास की बात कर रहे हैं, तो कुछ शहर ऐसे होते हैं जहां पर तमाम, अगर बात करें झुग्गी झोपड़ियां बड़े पैमाने पर होती है, तो कुछ आलीशान उच्च इमारतें भी यानी बिल्डिंग्स भी होती हैं। तो यहाँ पर वृद्धि का अर्थ विकास नहीं, फिर विकास की गणना कैसे की जाए, तो बच्चों इस पर विस्तार से आगे हम देखने वाले हैं। तो अध्ययन कर रहे हैं हम जनसंख्या एक संसाधन, पॉपुलेशन और रिसोर्स की बात कर रहे हैं। तो बच्चों काफी दशकों तक किसी देश का विकास केवल उस देश के राष्ट्रीय सकल उत्पाद से तय होता था, अर्थात जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था वह देश उतना ही विकसित समझा जाता था। तो बच्चों काफी दशक तक ऐसी स्थिति थी, किसी देश का विकास किस आधार पर, राष्ट्रीय सकल उत्पाद से तय होता था। यस, यानी जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था वह देश उतना विकसित समझा जाता था। लेकिन बच्चों समय के साथ इसमें बदलाव हुआ, पर इसका अर्थ यह नहीं कि उस देश की जनसंख्या वहां के जीवन की गुणवत्ता से संतुष्ट है। देखा जाए तो विकास का संबंध जनसंख्या का जीवन स्तर, जीवन की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले अवसरों एवं स्वतंत्रता से है। यस बच्चों, जब विकास की बात होती है यानी डेवलपमेंट की बात होती है तो जीवन स्तर की बात आती है। जनसंख्या का जीवन स्तर किस तरह का है, उसकी गुणवत्ता क्या है, और वहां मिलने वाले अवसरों एवं स्वतंत्रता से लगाया जाता है। तो बच्चों ये महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं बिंदुओं पर आगे हम चर्चा करने वाले हैं। यस बच्चों, तो इस संकल्पना की अगर हम बात करें तो इस संकल्पना पर आधारित मानव विकास सूचकांक UNDP, राइट, ध्यान रखिए बच्चों, UNDP की बात करते हैं। यस, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। तो यस बच्चों, मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यस बच्चों, अगर बात करें इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात करें तो 1980 एवं 90 के दशक में महबूब अल हक एवं अमर्त्य सेन ने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना प्रस्तुत की, राइट। तो महबूब अल हक एंड अमर्त्य सेन की बात कर रहे हैं, 1980 और 90 के दशक की बात कर रहे हैं। यस बच्चों, तो मानव विकास सूचकांक की संकल्पना प्रस्तुत की गई, ये हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर तालिका में दिए गए विविध देशों ने मानव सूचकांक 2016 पर एक टिप्पणी की, अगर हम बात करें तो यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों मानव सूचकांक यहाँ पर जो है दिया हुआ है, आप देख सकते हैं मानव विकास सूचकांक, यस उसका क्रम दिया हुआ है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, यस नॉर्वे को आप देखिए, नॉर्वे का जो बच्चों विकास सूचकांक है, वो विकास का जो स्तर है वो अति उच्च श्रेणी में आता है, राइट। तो इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, जर्मनी की बात करें, डेनमार्क की बात करें, यस यूके की बात करें, जापान की बात करें, तो ये अति उच्च श्रेणी में आते हैं बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है। हम इन देशों की बात करें, यस बच्चों, तो नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यस। और इसके अलावा बच्चों अगर उच्च विकास स्तर की बात करें तो श्रीलंका, यस, ब्राजील, चीन, ये सब उच्च विकास दर की बात कर सकते हैं, विकास का स्तर। और बच्चों अगर मध्यम स्तर में आते हैं तो दक्षिण अफ्रीका, भारत, भूटान और पाकिस्तान ये मध्यम स्तर में आते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और निम्न स्तर की बात करें तो अफगानिस्तान, नाइजर और केंद्रीय दक्षिणी अफ्रीकी गणराज्य। तो अफ्रीका के तमाम उन देशों की बात करें, नाइजर की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, तो ये सब निम्न विकास दर में आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर विकास दर की अगर बात करें तो आप विकास दर को यहाँ इसे समझ सकते हैं, जो आप डार्क की अगर बात करें यानी जो अधिक, यस डार्क की अगर हम बात करें, जैसे इन जो देशों की अगर बात करें तो इन देशों में यहाँ पर आप समझ सकते हैं जहाँ पर विकास दर यस उच्च है, ये हम समझ सकते हैं, यस। तो उस दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो सघनता की अगर बात करें, जो रंगों की जो रंग छटा की बात करें, जिसमें जितना जो डार्कनेस है यस उस हिसाब से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, यस। तो अफ्रीका महाद्वीप के तमाम देशों को आप देख सकते हैं जहाँ पर विकास दर का स्तर काफ़ी आपको कम दिखाई दे रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। और अगर भारत की बात करें तो भारत आप देख सकते हैं बच्चों, भारत यहाँ पर मध्यम स्तर में आता है, यस विकास दर के मामले में। तो डेवलपिंग कंट्रीज अर्थात विकसित विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। तो आइए बच्चों इसी क्रम में और अध्ययन करेंगे। हम मानव विकास सूचकांक की बात कर रहे हैं, राइट। तो जब मानव की
स्थिति का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास से किया जाता है तो मानव विकास सूचकांक माना जाता है। राइट, ये ध्यान रखें, केवल आर्थिक समृद्धि विकास नहीं होता, अब यह स्वीकार किया जा चुका है। यस, तो हमने बच्चों कई बिंदुओं की बात की, जिसमें जब मानव विकास की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं, तो उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा जाता है। यस, जिसकी हमने बात की। तो यस, हमने विकसित देशों की बात की और विकासशील देशों की बात करी तथा ऐसे देशों की बात करी जो विकास की दौड़ में बहुत पीछे रह गए हैं, ऐसे देशों की भी बात हमने की। यह हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों, यह विचार केवल व्यक्ति हेतु लागू नहीं है, यह पूरे प्रदेश अथवा देश के लिए भी है। प्रादेशिक विकास के मानदंडों में मानव विकास सूचकांक को संकेतक के रूप में समावेश किया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों, हम विकास की बात कर रहे हैं, विकास सूचकांक की बात कर रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, इस सूचकांक का निर्धारण करते समय 3 संकेतकों का विचार किया गया है, जिसमें आर्थिक संकेतक की बात यानी औसत जीवन स्तर की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है यानी औसत जीवन प्रत्याशा क्या है, जिस यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं, और जिस लिटरेसी की बात करते हैं, जो शैक्षणिक कालावधि की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं। तो इस तरह से आर्थिक संकेतक, स्वास्थ्य और शिक्षा जब सूचकांक का निर्धारण किया जाता है तो इन पर ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन पर विचार किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। हम बात करें बच्चों मानव विकास सूचकांक की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, हम मानव विकास सूचकांक की बात कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो मानव विकास सूचकांक का मूल्य 0 से 1 के बीच होता है। राइट, तो ध्यान देना है, मानव विकास सूचकांक की हम बात कर रहे हैं। यस बच्चों, मानव विकास सूचकांक का मूल्य 0 से 1 के बीच होता है। राइट, ये हमें ध्यान रखना है, ये 0 से 1 के बीच में होता है, ये ध्यान रखना है। और बच्चों, अति विकसित प्रदेशों का सूचकांक 1 के करीब होता है। जिस बच्चों, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इस विश्व के तमाम जो विकसित देश है, चाहे हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें या बच्चों कुछ एशियाई देश भी हैं, इसमें जापान भी शामिल है, इस तो यूके की बात करें, तो ऐसे जो देश हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जो काफ़ी डार्क आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तो ये जो अगर हम विकसित देशों की बात करें उस श्रेणी में आते हैं। तो जिनका जो अति विकसित, जिसे हमने चर्चा भी की थी, जो अति विकसित देश हैं वो उनका इंडेक्स 1 के करीब रहता है, तो ये ध्यान रखना है। और जैसे जैसे ये प्रगति का स्तर कम होगा वैसे वैसे सूचकांक कम होता जाता है, ये हमें ध्यान देना है। तो किसी प्रदेश में यदि विकास बहुत ही कम होगा तो वहां का सूचकांक 0 के पास होगा। राइट, ध्यान रखना है। इस ऐसे राष्ट्रों की बात करें कि जो विकास में बहुत ही पीछे रह गए हैं, तो उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक है, वो 0 के पास होगा, ये हमें ध्यान रखना है। राइट बच्चों, आइए इस क्रम में और हम समझने का प्रयास करेंगे। इस बच्चों, महाराष्ट्र की जनसंख्या का घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन महाराष्ट्र, हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, स्क्रीन पर जरा आप ध्यान से देखेंगे, यस, यहाँ पर महाराष्ट्र का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व दिखाई दे रहा है प्रति वर्ग किलोमीटर, 2011 की जनगणना के सेंसस के अनुसार आपको दिखाई दे रहा है। तो इंडेक्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जो डार्क आपको रेड दिखाई दे रहा है, ये प्रति वर्ग किलोमीटर 1000 से अधिक जनसंख्या है। उससे कम अगर जो डार्क है वो है 500 से 1000, उससे कम 250 से 500, उससे कम और देखिए 100 से भी कम, यानी आप देख सकते हैं ऐसे। तो आइए यहाँ पर सवाल ले लेते हैं बच्चों, सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व कौन कौन से जिलों में है। तो बच्चों, आप इन जिलों को देख सकते हैं जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का घनत्व अधिक है, सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ऐसे सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं, यस, अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुंबई शहर की बात करें, यस, मुंबई उपनगर की बात करें आप देख सकते हैं, ठाणे की बात करें, ठाणे में आप देख सकते हैं, पुणे में आप देख सकते हैं, यस, पुणे में आप देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आप कोल्हापुर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनसंख्या आपको बच्चों, जनसंख्या का घनत्व यहाँ पर सबसे अधिक दिखाई दे रहा है। उन जिलों का नाम बताओ जिनका घनत्व 100
यानी 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। इस अगर ऐसे जिलों की बात करें तो आप देख सकते हैं बच्चों, आप यहाँ पर देखिए तो आपको दिखाई देगा गढ़चिरौली आप देख सकते हैं। यस, इसके अलावा आप देख सकते हैं अगर बीड़ की बात करें, यस तो बीड़ में भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा उस्मानाबाद देखिए तो उस्मानाबाद में भी, तो यहाँ पर जो जनसंख्या का घनत्व है वो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। इस उन 2 जिलों के नाम बताओ जहां जनसंख्या का घनत्व मध्यम है। जिस अगर मध्यम की बात करें तो आप नासिक को देख सकते हैं, नागपुर को देख सकते हैं, जहां पर जनसंख्या आपको मध्यम दिखाई दे रही है। यस, कुछ और प्रश्न देख लगते हैं। यस, अगर बात करें गहरे रंग से दिखाए गए घनत्व का मूल्य कितना है। यस, अगर गहरे की बात करें तो जिसकी भी हमने चर्चा की, यानी 1000 व्यक्ति से भी अधिक, यस प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, तो यहां पर आप देख सकते हैं जिसकी चर्चा हमने की। यस, गढ़चिरौली में जनसंख्या का घनत्व कम क्यों है। तो बच्चों बात करें गढ़चिरौली, जो कि बहुत चर्चित क्षेत्र है, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर बहुत ही घने जंगल हैं। तो इस तरह से विषम परिस्थितियों में जनसंख्या का घनत्व कम इसीलिए है, जनसंख्या चूंकि यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम है, तो यहाँ पर परिस्थितियां तमाम विपरीत हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। प्राकृतिक संरचना, जलवायु, वन, उद्योग इत्यादि का घनत्व होने वाले परिणाम के विषय में इस बच्चों अब चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी आपस में चर्चा इन्हें कर लेना है कृति के रूप में। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। यस, तो बच्चों महाराष्ट्र के जिला निहाय जनसंख्या के घनत्व का विचार करने पर हमें निम्न बिंदु ध्यान में आते हैं कि महाराष्ट्र के पूर्वी भाग के जिलों में जनसंख्या का घनत्व कम है। राइट, अगर हम देखें कि पूर्वी क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व आपको बच्चों कम दिखाई देता है। लेकिन अगर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में, यानी ये पूरा जो पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बच्चों आपको अधिक दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल इस रूप में आप देख सकते हैं बच्चों। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। जनसंख्या के घनत्व पर नगरीकरण एवं औद्योगिकरण का प्रभाव है, इसीलिए मुंबई शहर जिला तथा मुंबई उपनगर जिला, ये बच्चों इसकी अगर हम बात करें, इसके अलावा ये ठाणे, पोरुका तथा पुणे एवं कोल्हापुर जिलों में जनसंख्या का घनत्व तो बहुत अधिक हमें दिखाई देता है। नागपुर, नासिक, अहमदनगर इत्यादि जिलों में जनसंख्या का घनत्व मध्यम है। ये सबने जैसे बच्चों बात की, नागपुर की बात करें या नासिक की बात करें, इसके अलावा अहमदनगर इत्यादि जिलों में जनसंख्या का घनत्व मध्यम है। वृष्टि छाया एवं घने वनों के प्रदेशों में के अंतर्गत आने वाले जिलों में जनसंख्या का घनत्व कम है। ऐसे जो वृष्टि छाया प्रदेश में आते हैं, जिस बच्चों इनकी हमने बात की, तो ये हमें ध्यान रखना है बच्चों कि वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत, यानी ऐसे क्षेत्रों में जहां पर घने वन है या वृष्टि छाया के प्रदेश वाले जिले हैं, उसमें जनसंख्या का घनत्व कम है। ये हमें ध्यान रखना है। तो मनुष्य अपनी सुविधाओं के दृष्टिकोण से जो है रहना पसंद करता है। इस बच्चों अगर हम बात करें, क्या आप जानते हैं जनसंख्या से संबंधित विभिन्न घटकों की जानकारी हमें प्रत्यक्ष सर्वेक्षण से प्राप्त होती है। सभी देशों में ऐसे सर्वेक्षण किए जाते हैं, ऐसे सर्वेक्षणों को जनगणना कहते हैं, यानी सेंसस की बात हो रही है। भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में यानी दशक के प्रारंभ में होती है। यह दशक का सर्वेक्षण, इस दशक का जो सर्वेक्षण पिछला हुआ था बच्चों, वो 2011 में हुआ था। इस सर्वेक्षण से प्राप्त सांख्यिकी जानकारी का उपयोग वर्गीकरण, आलेखों के द्वारा प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियोजन इत्यादि महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाता है। यस बच्चों, तो ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों, अब हम पार्ट 3 यहाँ तक यानी पाठ को पूरा समझ चुके हैं। 3 पार्टों में बच्चों इस पाठ को हमने समझा है। तो अब बच्चों इसे हम इसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए, आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन आएगा, आपको देखना है बच्चों कि ये कथन सत्य है अथवा असत्य है। किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो बच्चों याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी कि किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा,
तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए अगला कथन देखेंगे। तो जरा कथन ध्यान से देखिए। वर्ष 1980 एवं 1990 के दशक में महबूब अल हक एवं अमर्त्य सेन ने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना प्रस्तुत की। तो याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी, आपको याद आ रहा होगा। 1980 एवं 1990 के दशक में महबूब अल हक एवं अमर्त्य सेन ने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना प्रस्तुत की। यस बच्चों, तो आपको उत्तर याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, ये भी कथन पूरी तरह सत्य है। आइए आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए अगला कथन। तो चलिए बच्चों, बताइए कथन सत्य है या असत्य। मुंबई शहर जिला, मुंबई उपनगर जिला, ठाणे पूर्व का, पुणे एवं कोल्हापुर जिलों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। तो बच्चों याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी, इस मानचित्र में भी आपने देखा था। तो आप याद कीजिए, मुंबई शहर जिला, मुंबई उपनगर जिला और ठाणे पूर्व का, पुणे एवं कोल्हापुर जिलों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। तो क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य। तो बच्चों आपको उत्तर याद आ रहा होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो बच्चों इस तरह से कथन को आपको ध्यान से पढ़ना है, और कथन सत्य है तो आपको सत्य लिखना है, और यदि कथन असत्य हो तो उस कथन को सत्य करके लिखना है। चलिए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताओ। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखो। तो बच्चों विकासशील देशों का मानव सूचकांक 1 होता है। याद कीजिए बच्चों, क्या ये कथन सत्य है। इस पर हमने चर्चा की थी। विकासशील देशों का मानव सूचकांक 1 होता है, ये बात कही जा रही है। तो याद कीजिए बच्चों, विकासशील देशों का मानव सूचकांक 1 होता है। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, यस, तो मुझे लगता है आपको याद आ रहा होगा कि विकसित देशों का जो सूचकांक है वो 1 के पास होता है। यानी बच्चों ये कथन सत्य नहीं है। तो क्या है, ये कथन असत्य है। यस बच्चों, तो विकासशील देशों का मानव सूचकांक 1 होता है, यह कथन असत्य है। तो बच्चों इस कथन को सत्य करके लिखना है। तो इस कथन को सत्य करके इस तरह लिखेंगे, अति विकसित देशों का मानव विकास सूचकांक 1 होता है। इस बच्चों तो ध्यान रखना है, जब हम मानव सूचकांक की बात करते हैं तो मानव सूचकांक जो विकसित देश हैं, इस उनका मानव सूचकांक जो ह्यूमन जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इंडेक्स की बात कर रहे हैं बच्चों, वो 1 होता है। और जिस बच्चों अगर विकासशील देश हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं विश्व में, उनका उससे कम होता है। और बच्चों जो पुअर कंट्रीज हैं, यानी जिन घटकों की बात कर रहे थे, उन घटकों के दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए देश हैं, तो उनका जो मानव विकास सूचकांक है वो और भी कम होता है। राइट। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो विकसित देश हैं, विकसित देशों से तात्पर्य, जिस बच्चों हमने बात की थी, चाहे हमने नॉर्वे की बात की थी, चाहे हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की थी, चाहे हमने यूके की बात की थी, तो ये सब जो विकसित देश हैं जिनका मानव विकास सूचकांक 1 है, यानी ध्यान रखना है। तो इस तरह से बच्चों विकसित देशों की बात हमने की, विकासशील देशों की बात की अर्थात डेवलपिंग कंट्रीज की बात की, और तो ये ध्यान रखना है विकसित देश यानी डेवलप्ड कंट्रीज, विकासशील देश यानी डेवलपिंग कंट्रीज। और बच्चों जो देश पिछड़ गए हैं, ये बहुत विकास में पीछे चल रहे हैं, तो ऐसे देश जो विकास की दौड़ में पीछे हैं लेकिन प्रयास कर रहे हैं, तो बच्चों ऐसे देशों का जो मानव सूचकांक है वो भी कम होता है। राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, हमने इस पाठ को, यानी हम जब जनसंख्या की बात कर रहे हैं, लोक संख्या की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो इसको हमने 3 भागों में अध्ययन किया। इस बच्चों तो हम उम्मीद करते हैं कि जनसंख्या के यानी लोक संख्या के इस 3 भागों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और बच्चों चाहे हमने जो बात की
इस जनसंख्या के वितरण की बात की, या जनसंख्या के वितरण पर परिणाम करने वाले कारकों की बात की। इस हमने जनसंख्या के घनत्व की बात की, आयु समूह अनुपात की बात की, कार्य के अनुसार जनसंख्या की संरचना की बात की, हमने माइग्रेशन की बात की, और बच्चों साक्षरता लिटरेसी के संदर्भ में भी हमने देखा। और बच्चों हमने जनसंख्या एक संसाधन के रूप में तथा मानव विकास सूचकांक आज हमने विस्तार से देखा, और महाराष्ट्र की जनसंख्या का घनत्व भी बच्चों आज हमने विस्तार से देखा। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि पाठ को अच्छी तरह से आपने समझ लिया है। तो बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ओके बच्चों, तो खूब मेहनत से पढ़ते रहिए। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।